हेलो एवरीबॉडी, लाइफस्टाइल जेंटलमैन हियर और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही डेवलपिंग आर्टिस्ट जिनसे आपको मिल के और हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, शुभम भाई से और अनुराग भाई से। और ये आपके लिए कुछ 4 लाइनें भी लेके आए हैं। वृक्ष से झड़ चुका पात हूँ मैं, मुझे वृक्ष से झड़ चुका पात हूँ मैं, मुझे आसरा दे रही हो धरा की तरह। प्रेयसी तुम मिली हो मुझे भूमि पे, स्वर्ग सारा लिए अप्सरा की तरह, स्वर्ग सारा लिए अप्सरा की तरह। क्या तो ये मेरे मतलब फेवरेट, बहुत बढ़िया फेवरेट पोएट जो है उनका 4 लाइनें थी। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे बीच में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको अभी तक कोई जान नहीं रहा है, और हम लोग उन्हीं को प्रेज करते हैं जिनकी आज नाम हो चुका है। तो आज हम आपके सामने लाइव स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाएगी। तो अब शुरू करते हैं। तो आप कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं बीच में अपने दोस्तों को सुना दूंगा जरूर जो। चलो चलो ओके, मतलब बातों पे डाल रही हैं। अरे शुभम भाई और अनुराग भाई, एक बात हम आपसे बताना चाहेंगे। जैसे कि मेरा मानना है कि जैसे जो लोग स्ट्रगल करते हैं, आपका भी एक गोल होगा, मेरा भी गोल होगा, हमारी ऑडियंस का भी एक गोल होगा, ठीक है। अब जो लोग कामयाब हैं वो यार अपनी लाइफ स्टोरी को इतना अच्छे से नहीं बता पाते। वो अपने अचीवमेंट्स को बताते हैं मगर स्ट्रगल को नहीं बता पाते। हाँ, ये बता रहे थे हमने ये धक्के खाए हैं, बस में चले हैं, मगर ये नहीं बताया कि उस बस में चलने से आपको क्या सीख मिली। तो बेसिकली जो स्ट्रगल का टाइम होता है वो आपके बनने का टाइम होता है, राइट। ठीक है। जो आप सक्सेसफुल बंदा जो बन के निकलता है वो उसका स्ट्रगल का एक फिनिश गुड है, मतलब रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड के बीच का वो प्रोसेस है जी। अगर वो मतलब बस में धक्के खा रहा है तो कम से कम वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल क्या बात है। ठीक है, वही ऑब्जर्वेशन उसके बाद या कोई आर्टिस्ट हो, लाइक कोई एक्टर हो, अगर वो बस में धक्के खा रहा है और उसको लाइफ में मतलब कभी कोई एक्टिंग लेवल पे करनी है, रॉ लेवल पे एकदम रूरल लेवल पे अगर उसको एक्टिंग करनी है तो वो उसके पास ऑब्जर्वेशन है। सही बात है। रूरल एरिया में कैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर कोई म्यूजिशियन है और वो ट्रैवल कर रहा है स्ट्रगल लाइफ में, तो उसको कम से कम ऑब्जर्वेशन है कि रूरल एरिया पे बस में चलने वाला आदमी कैसे गाने सुन रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसको ऑडियंस की समझ है। स्ट्रगल का जो फेज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है लाइफ बहुत, क्योंकि जब एक बार आप अकम्प्लिश हो जाते हो, जब एक बार आप पहुंच जाते हो, फिर आप स्ट्रगल से ही सीख पाओगे, और तब तो स्ट्रगल है ही नहीं। सही बात है। तो आपका क्या मानना है, मतलब कामयाब आदमी स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि जो स्ट्रगल कर रहा है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा? जो स्ट्रगल कर रहा है मेरे हिसाब से कैसे वो उसको अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि जो कंप्लीट कर चुका है वो अभी उसके पास उस चीज को सीख रहा है। नहीं, वो कल ही देख के आया है। जैसे मान के चलिए आपने आज घर ले लिया है, तो आपके सर पे अगर बूंद गिर रही है तब आप ज्यादा अच्छे एहसास बता पाओगे। है ना? या फिर जिसके सर पे छत नहीं है वो बता पाएगा। सही बात है। भूखा आदमी छत पे नहाने का मजा अलग है, और पानी के नीचे भीगने का, छत के सो ना पाने का, रात भर देखने का, टपकने का, वो अलग है। सही बात है। तो वो एक्सपीरियंस वो जो सिखाएगा उसकी अलग बात होगी। इसीलिए हम ऐसे आर्टिस्ट को हम अपने लाइफस्टाइल जेंटलमैन चैनल पे लाते हैं ताकि वो आपको एकदम फ्रेश ताज़ा स्ट्रगल आपको बता पाएँ, आपको कुछ नई नई नॉलेज आपको दे पाएँ, ताकि आप भी आगे बढ़िए, ये लोग भी आगे बढ़ें। आपके प्यार से ये लोग बढ़ेंगे, इनकी लाइफ स्टोरी से आप लोग बढ़ेंगे, और हमारे अकाउंट पे एडिटिंग करके ही खुश हैं। चलिए बस शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट कहाँ से करें? अक्कर बक्कर बम्बे बोल। तो शुभम भाई, ऑडियंस आपको जानना चाह रही है कि आप एज ए आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट कहाँ से बना? तो आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आप कहाँ से रहने वाले, आपको फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही, आर्टिस्ट का आइडिया आपको कहाँ से आया? बेसिकली अगर ऐसी बात करूँ कि आर्टिस्ट कहाँ से बना, तो रास्ते के जो छेनी हथौड़े होते हैं वो आपको आर्टिस्ट बना देते हैं। क्या बात है। तो सक्सेस स्टोरी ऐसी कुछ नहीं, बस सफ़र चलता रहा। हमारे पिताजी 2009 में हमारे साथ नहीं रहे। उसके बाद हमारी दीदी ने सब कुछ चीज़ें मैनेज की और अपने हैंड पर देखा। माता का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे, और लोगों का नाम मैंने नाम लिया, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा कानपुर से ही की, अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो कुछ भी था सब कानपुर से ही हुआ मेरा। और एक मित्र के कहने पर मैंने अकाउंटेंसी का भी एक अच्छा अध्ययन किया है ना, बैठे हुए साथ में हमारे।
तो मैंने अकाउंटेंसी अच्छा, यही में है। मैंने अकाउंटेंसी में पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। उसके अलावा अगर आर्टिस्ट में मैंने अचीवमेंट की बात करूँ तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो मैं आगे इस पे बात करूँगा आपके साथ। हाँ, और इन्हें अचीवमेंट्स क्या बोलेंगे, इन्हें तो ये बोलेंगे कि राह पर कुछ इनाम मिलते चले गए जिन्हें मैंने इकट्ठा कर लिया। और फिर ओपन माइक का अगर मैं या फिर इवेंट्स का कल्चर शुरू करना चाहूँ तो इवेंट्स का कल्चर मैंने एक ऐसे पोस्टर देखा। मैं पहला अपना शो एक ओपन माइक कंपनी में किया और दूसरे शो में मेरी मुलाकात अनुराग भाई से हो गई है। ओके, चलिए अब अनुराग भाई के बारे में भी बात करेंगे और ये मुलाकात कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। मैंने कानपुर के एक शिवाजी इंटर कॉलेज से अपनी बेसिक एजुकेशन की और उधर भी टीचर का मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला। स्टार्टिंग में तो पोइट्री पढ़ने का काफ़ी शौक था। जब मैं सुंदर प्रसंग व्याख्या करता था, विश्वास नहीं मानेंगे, हिंदी में मेरा एक ही लॉन्ग आंसर जाता था प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करिए और जब मुझे कुछ नहीं आता था मैं व्याख्या ही करता रहता था तो पता चला पूरे पेपर में व्याख्या ही हो गई है तो 5 नंबर पक्का मिल रहा है पक्का मिल तो वहीं से अपना उसके बाद मैंने अपनी CSGMU यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अभी BT UP बोर्ड से मैंने अकाउंटेंसी का एक तो आपको क्या लगता है कि ये आपको बाय गॉड गिफ्ट है कि आपने ये टैलेंट बनाया है? गॉड गिफ्टेड तो चीज़ें होती हैं, अगर ऑब्जर्वेशन गॉड ने दी। देखिए ऐसा दुनिया में मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ सेल्फ डेवलप्ड तो नहीं है। गॉड गिफ्टेड तो चीज़ें, हर चीज़ गॉड गिफ्टेड है। हम लोग से निखारते हैं हम उसको, हाँ बस अब बेसिकली आपने ये बात बोली ना, तो स्किल जो होती है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और एग्जैक्टली एक लाइन होती है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान। बहुत तो बढ़िया। ऐसी चीज़ें कि आप जब जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें और बेहतर होंगी, अपनी पीक पर जाएंगी। तो आर्ट फॉर्म यही है। तो अगर मान लो कोई ऑडियंस पे कोई बनना चाहता है पोएट्री, तो अपन को क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस में पहले मगर इससे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। भाई आपने लाइन में बोल दिया, अभी में ध्यान आया कि आपके फादर की डेथ हो गई, खत्म हो गई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, हमारे पिताजी जो थे तो वो, आपने संभाला सारा पूरा? नहीं मैं इस लायक तो ऊपर वाले की दया से नहीं था, और मेरा एक बहुत बैकबोन पे एक शोल्डर था, हमारी सिस्टर थी। अच्छा, बड़ी सिस्टर? हमारी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने सब कुछ काफ़ी लेवल पे मैनेज किया। वो कानपुर की काफ़ी सीनियर टैक्स अकाउंटेंट है और टैक्स कंसल्टेंट है। उनकी खुद की एक फर्म है सृष्टि एसोसिएट्स। मैं प्रचार कर दे रहा हूँ, पैसा मिलता है इस चीज़ का तो घर ही का ब्रांड पहले प्रमोशन कर लूँ तो सृष्टि एसोसिएट्स है हमारा, और वहाँ पर हमारी सिस्टर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके अलावा वो कानपुर की काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स को मैनेज करती हैं एज ए अकाउंटेंट। उन्होंने पिताजी न रहने के बाद सबको संभाला। तो मतलब मुझे कभी ऐसी एक पिताजी की जो जगह होती है वो तो वही होती है, लेकिन मुझे बाकी किसी टर्म्स में ऐसा नहीं लगा कि पिताजी नहीं है। हाँ। उन्होंने हर जगह अपनी अवेलेबिलिटी को पूरा रखा। तो कब की बात है ये अप्रॉक्स 2009 की बात है जी। कैसे हो गया, क्या है? बेसिकली वो एक नेचुरल कॉज था और उसमें इतना ज़्यादा कोई ऐसा मतलब भूमिका नहीं थी, सब नेचुरल कॉज था और चीज़ें होती चली गई। वो मैं इतना छोटा था कि उन चीज़ों को इतना मतलब गो थ्रू भी नहीं हो पाया। वो पुरानी बातें बहुत ज़्यादा हाँ। इंसान बहुत मुश्किल से भूल पाता है, चीज़ों से रिकवर हो पाता है। रिवाइज नहीं कराना चाहते हम भी। तो आपकी लाइफ के बारे में भी और जानेंगे। फिलहाल आपका इंट्रोडक्शन हो गया और अभी हमारे भाई खाली बैठे हैं तो जरा इनको भी थोड़ा भाव दे दें जी। तो हमारे साथ हैं अनुराग भाई, और आज आपके बारे में जानेंगे। एक पोएट्री के बारे में हम जान चुके हैं, एक पोएट के बारे में जान चुके हैं, एक आर्टिस्ट के बारे में जान चुके हैं। अब ये आर्टिस्ट कहाँ से बना ये जानेंगे। देखिए बेसिकली जो है वो मेरा जन्म यहीं पे कानपुर में हुआ था, और उसके बाद जो जर्नी है वो हमारा खुद का घर था। फिर किसी कॉज से हम लोगों का घर बिक गया और फिर हम लोग उसके बाद शिफ्ट हो गए हैं इधर गुजैनी में पिछले 5-6 साल गाँव से। है क्या? नहीं, ये आपका रतनलाल नगर के आगे अच्छा। गुजैनी एरिया है वो। और वहीं पे रूरल स्कूल था जय इंटर कॉलेज, वहीं से मेरी पूरी पढ़ाई हुई 12th तक। 10th के बाद अकाउंट्स लेनी थी मगर स्कूल में थी नहीं अकाउंट्स अवेलेबल, तो फिर साइंस से ही करना पड़ा। 12th से साइंस से किया और अभी BCom मतलब कॉमर्स से कर रहे हैं और इंटरेस्ट आर्ट में है। तो इतना संवेदनशील क्या हो रहा है भैया इतना संवेदनशील जीवन पहले ही है। तो मतलब ये था कि 9th क्लास तक तो देखिए पोइट्री के कोई वास्ता नहीं था, कोई राब्ता नहीं था पोइट्री से। लेकिन फिर उसके बाद जब लाइफ में हरिवंश राय बच्चन आए 10th क्लास में, सब्जेक्ट के तौर पे उनकी एक कविता थी नीड़ का निर्माण, फिर यूपी बोर्ड में है 10th क्लास में। उसके बाद फिर 11th में तुलसी आए, कबीर आए, मतलब थे काफ़ी टाइम से। एक टीचर है हमारे, उनका नाम मैं लूँगा, गोविंद साहू नाम है उनका, अभी घाटमपुर में पढ़ाते हैं वो। अच्छा। अच्छे खासे स्कूल में है, शायद आपने महर्षि विद्या मंदिर का नाम सुना, वहाँ पे वो पढ़ाता है। तो उन्होंने जो हिंदी पढ़ाई है उसके बाद जो कविता में इंटरेस्ट जागा है। और फिर उसके बाद 12th जब मेरा कंप्लीट हो गया तो लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से 3 महीने का। तो 3 महीने का टाइम मिला अपने ऊपर काम करने के लिए। तो अपने अंदर जो पोएट था उसको पहचानने के लिए 3 महीने का काफ़ी टाइम, इनफ टाइम था। सही बात है। जॉन इलिया साहब को पढ़ा और फिर जॉन इलिया साहब को पढ़ने के बाद वो इंस्पिरेशन आई कि हम भी कुछ कर सकते हैं।
अच्छा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को टाइम मिला, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, हम इसकी बात को जानते हैं। किस्सा याद आया, ऐसे एक आदमी था और वो कहता था कि मतलब कानपुर के आदमी होते हैं ना थोड़े से, हाँ। तो वो बोलते हैं कि कोविड हमारा क्या कर लेगा, हाँ। कोविड हमारा क्या ले जाएगा, हाँ। फिर कोविड आया उनको ले गया। लेकिन 2020 का वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि कमाने वाले केवल पापा थे घर पे। घर का पापा क्या rent- करते थे? अभी पापा वर्कर है, प्राइवेट सेक्टर पे ही है। बहुत ज़्यादा कोई इनकी सैलरी नहीं है, 9,000 रुपीज़ मैक्स मंथली, तो उतना नहीं मतलब हो पा रहा था, आगे पढ़ाई भी करनी थी। तो फिर हम लोगों का जब रिजल्ट आ गया जुलाई में, लॉकडाउन भी लगभग ख़त्म हो गया था, तो फिर टैली का कोर्स होता है एक, तो वो हाँ अकाउंट्स में टैली सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग का, वो पढ़ाई साइंस से करी है, कर अकाउंट रहे। तो साइंस में लेने का एडमिशन ये हुआ ना कि बीएससी का कोई ट्रेंड नहीं है, बीएससी की कोई लाइफ नहीं है, बीटेक करने की औकात नहीं है। तो ये चीज है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने लोग टूट जाएंगे बीएससी वाले। नहीं, टूटना जरूरी है, शायद कोई एक आध पोएट बन जाए। लेकिन नहीं, आप कभी भी देखो हमारे जो इंडिया में जो फैक्ट है, 59% बच्चा बैचलर ऑफ साइंस करता है, सही बात है। और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 75% है, जिसमें से 59 बीएससी वाले। तो बीएससी करने के बाद अगर आप कोई मतलब बीएससी करता ही इसलिए है इंसान, अगर मैं आपको सच बताऊं, आप गांव में जाओ किसी, बीएससी करता ही इसलिए कि साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेंगे, तो तब तक बीएससी भी हो ही जाएगा, तो डिग्री भी हो ही जाएगी। तो यही उनका मेन मोटिव होता है बीएससी का। पोल खुल गई आज बीएससी वालों की। तो- बीएससी वाले कमेंट करें जरा, यही बात है क्या? तो मतलब मेरे भाई ने भी किया बीएससी, लियो। तो उसका भी मेन मोटिव यही था कि साथ में सीडीएस की तैयारी कर लेंगे, तो वो निकल गया। यूपीएससी कराता है। अभी वो एमबीए की तैयारी कर रहा है। तो खैर, बीएससी निकल गया। बीएससी निकल गया। सीडीएस तो नहीं निकला, बीएससी निकल हाँ, गया। तो मतलब फिर हम लोगों ने जब टैली कंप्लीट हो गया, तो जनवरी तक मेरी जॉब लगी थी। किस्मत अच्छी थी कि जनवरी तक जॉब लग गई। धर्मेंद्र एसोसिएट्स हैं, धर्मेंद्र सर उसमें अकाउंटेंट है, तो उनके अंडर में मैंने काम सीखना शुरू किया। जॉब को मेरे 2 साल हो गया है लगभग, और काम भी 2 साल से अकाउंटेंसी में ही है। और जब जॉब करने लगे तो कॉमर्स की तरफ इंटरेस्ट भी चला गया, तो फिर जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, वहाँ से मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी क्या फिलहाल। बात है। और इसके आगे मेरा ये है कि एलएलबी करना है। तो अभी आप बीकॉम कर रहे हैं अभी आप? हाँ, अभी परसों। कौन सा ईयर है आपका? 3rd ईयर। क्या उम्र है आपकी? 20 आपकी सेम ही है। सेम है, 21 साथ ही साथ है। चल रहा अभी है। भाई भाई दोस्त यार एकदम है। बहुत अच्छी और- और क्या यार, मेरी भी 21 है, तीनों 21 है। उम्र निकल गई, 21 तोपों की सलामी लगेगी हमारे लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा मेरा जुलाई था, शायद 4 या 5 जुलाई था, हमारा पहला इवेंट था, मेरा पहला इवेंट था। कैसा इवेंट? चलो के बारे में ओपन बताइए। माइक इवेंट था ओपन हमारा, माइक इवेंट। पोइट्री का। तो उस टाइम तक मैं केवल लिखता था, मैं सुनाता नहीं था किसी को भी। तो फिर 2 कॉलेज के फ्रेंड्स ने बोला, जागरण के ही दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई कहीं पे परफॉर्म किया करो। हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है, जब अगर कोई फॉर्म है आर्ट की जब है तो तो उसको इसको दिखाओ निकालो। मुझे। ठीक है, तो फिर हम गए वहाँ पे, हमने परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्मर का प्राइज मिला वहाँ क्या पे। बात है, बहुत और जब बढ़िया। स्टार्टिंग ही आपकी बेस्ट परफॉर्मर से हो जाए तो फिर तो कीड़ा काट लेता है। हाँ, अब तो यही करना है, हाँ, तो और भैया फिर उसके अंदर बाद का जब- टैलेंट बाहर आ फिर गया। उसके बाद हुआ ये कि दूसरा इवेंट था, शिवम से मेरी मुलाकात हुई दूसरे इवेंट में। मुबारक हो। पहला परफॉर्मर मैं था वहाँ पे, सेकंड परफॉर्मर मेरा भाई था, और मेरे भाई ने एक शेर कहा था वहाँ पे, जिससे हम लोगों की दोस्ती एकदम गहरी हो गई। वो शेर ये था कि तैर कर आ जाती है लाश पानी पर। शिवम भाई बताना जरा, तैर कर आ जाती है लाश पानी पर। लाश पानी पर। हाँ, एक मिनट तैयार के रुक जाइए, माइक लगा दे पहले। ऐसे ही मैंने बेसिकली एक लाइन, मैंने एक ऐसी लाइन बोल दी थी कि तैर कर आ जाती है लाश पानी पर, ख्वाब मेहनत हसरतें सब डूब सब जाती डूब हैं। जाती हैं। तो तो उसी ये से शेर थोड़ा सा- बहुत टच हुआ कि भाई जब ये शेर जब निकला, हाँ। ये कहाँ जाके लगा? ये भाई अंदर तक लगा, आत्मा के तो पास बैठा जाके थोड़ी देर बातचीत करी उससे कि नहीं ये आदमी अच्छा है। तो हम लोगों की दोस्ती वहाँ से शुरू हुई है, और हम लोगों को लगभग 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल 2 बहुत महीने बढ़िया। साल 3 महीने। लगभग टाइम हो गया। इस बीच में हमारी लड़ाइयाँ तो बहुत है हुई हैं। हाँ, अरे जहाँ प्यार जहाँ प्यार वहाँ लड़ाई, तो वही चीज़ है। वही है कि किसी को बेइज्जती नहीं करनी है।
ना नहीं नहीं, हुआ वो नहीं। बेइज्जती हम लोगों ने दूसरों की की है। लड़ाई किस बात की होती है? एक दूसरे को सुधारने की या अपनी बात रखने की। देखिए अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको रास्ते पे चलते हुए बोले कि गलत रास्ता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। गलत उसी रास्ते रास्ते पे में चले नहीं। और ये दोस्त नहीं होता है, ये हम सफर होता है। हाँ, सच है, बात तो सही है। अब हम सफर जरूरी नहीं लड़की हो। सही बात है। नहीं लड़की छोड़ देती तभी पोएट्री हुई है कुछ लोगों से। ओपन माइक में तो इसके साथ यही है। ओपन माइक का यार बुजदिल वाले। ओपन माइक में एक दो लड़के तो ऐसे आ रहे कि लड़की छोड़ गई तभी पोएट बने हैं। हाँ, उनका मेन रीजन ही यही है पोएट्री का। जरूरी है क्या कि अगर हमें पोएट बनना है तो हमें अपना ये दिल तोड़वाना पड़ेगा? हाँ अगर आपको घटिया बनना है तो आप कर सकते हैं। अच्छे के लिए तो नहीं अगर करना है। अच्छा पोएट आपको बनना है तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। करेगा। अच्छा पोएट बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात। लिखने की पहली शर्त है कि पढ़ना पड़ेगा। तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े? आप पढ़ सकते हो। अगर देखिए दो टाइप के लोग होते शुरुआत हैं। कैसे करें? दो टाइप के, मैं बता रहा हूँ, दो टाइप के लोग होते हैं जिन्हें केवल लिखना है, पढ़ना नहीं है, वो कुछ भी पढ़ें, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन्हें लिखना है इसलिए कि दूसरे उन्हें पढ़ें, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट पर। लाइक आप गालिब को पढ़ सकते हो, आप अहमद फराज साहब को पढ़ सकते हो, आप दुष्यंत कुमार साहब को पढ़, आप नए में आ जाओ, कुमार विश्वास साहब, राहत इंदौरी साहब। और दूसरे के बाद अगर आप और ट्रेंड में आ जाओ और मॉडर्न एरा में आ जाओ तो आपके बीच में कुशाल दुनेरिया भाई हैं, अभिशार गीत शुक्ला भाई हैं, ऋषभ भाई हैं, शैलेश लोढ़ा भाई हैं, भैया हैं। और मतलब काफ़ी आपको अपने आप को पहचानना है। पहले तो आप किस जोनर के पोएट हो। अच्छा आप हास्य कवि हो, आप व्यंग्यकार हो, ठीक है, आप गजल गो हो। हाँ बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके। बेसिकली मेरा तो मानना है कि आपको बुक्स पढ़ने से पहले भी कुछ पढ़ना पड़ता सही है। बात आपको आइज पढ़नी पड़ती है लोगों की, आपको फीलिंग्स पढ़नी पड़ती है लोगों को। आप अगर अपने बगल की चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो आप किताब से क्या ही ऑब्जर्व कर सही पाओगे। बात है, ये तो बात सही है। मेरा मानना है कि पहले आपको ह्यूमैनिटी पढ़नी है, आपको लोगों की नीड्स पढ़नी है, आपको अपना सराउंडिंग पढ़ना है। अगर आपको पेड़ों का दिक्कत नहीं दिख रहा, कोई डंगाल टूटती जा रही है, आप उसको सीधा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप किताब में लिख के कि एक पौधा सूख रहा है, बारिश में कोई भीग रहा है, कोई बेनिफिट नहीं उन सब चीज़ों को लिखने का। पहले ह्यूमैनिटी आपके नेचर पे तारी होनी चाहिए, उतरनी चाहिए, उसके बाद आपको किताबों में जाना चाहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना हाँ, पड़ेगा। अपनी- बेसिक चीज ये है। सही बात है। जी और पर्सनैलिटी जिम जाके नहीं बनती, लाइब्रेरी जाके बनती है। तो वो चीज है, देखिए पर्सनालिटी जिम जाके बाहर से बनती है, अंदर से वो आपकी फिजिक बनती है। फिजिक है। वो आपकी physique बनती है। पर्सनालिटी और फिजिक में फर्क है। हाँ, ये आज इसलिए पता नहीं बोल रहा हूँ चला। कि मेरा पेट निकला हुआ है। कोई ऐसी कोई जाति दुश्मनी हाँ नहीं जितनी है। इन्होंने किताबें उठा ली हैं, अगर उसकी एक तिहाई भी इन्होंने डंबल उठाई होती तो आज ये आज आपको पेट नहीं निकला अक्षय होता। कुमार दिखते हैं सच में। ये बात है। हमारे भाई बहुत पढ़ते हैं, बात सच है। अभी हम मेरा ये बहुत ही उत्सुक हो रहा है कि हम ये सवाल आपसे पूछें कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। उससे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि कभी कितने टाइप के होते हैं। देखिए ऐसा क्या है कि कोई बहुत क्लासिफिकेशन नहीं है। बेसिकली आर्ट फॉर्म कितने टाइप की होती है, हम इस पर बात करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्ट फॉर्म कितने टाइप की होती है, देखिए पहले हम आर्ट फॉर्म बांट देते हैं। जैसे डांसिंग एक अलग चीज़ हो गई, सिंगिंग एक अलग चीज़ हो गई, कॉमेडी एक अलग चीज़ हो गई। कॉमेडी को आप बांटने जाते हैं तो फिर 3 टाइप में बढ़ती है। एक स्टैंड अप कॉमेडी होगी जो माइक लेकर एक सिंगल बंदा खड़ा है, एक कॉमेडी होगी जो पोएम के साथ कॉमिक मिला के आपको सुना रहा है। अगर आप और बढ़ना चाहेंगे तो एक हास्य कवि होता है जो कवि सम्मेलन में जाकर आपको पोएट्री सुनाता है। ये 3 हो गए। अब पोइट्स पे आते हैं तो पोइट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पोइट्स मिलेंगे, कुमार विश्वास टाइप के कुछ पोइट्स मिलेंगे जो मुक्तक सुनाते हैं गा गा को, आपको जैसे कोई दीवाना कहता है, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप शेर और गज़ल में आते हैं तो आपको कुछ नए नाम मिलेंगे, भाई ने नाम लिया कुशल दुनेरिया साहब, ये आपको शेर और गज़ल कहना सिखाएंगे। और भी अगर आप पोइट्री को और करेंगे, वेरिएट करेंगे आगे जाकर तो वो आपको छंद मिले जाएगा, कुछ दोहे कह रहे हैं, कबीर, तो रहीम, अब नए लड़के दोहे कह रहे हैं आपको। देखो बेसिकली क्या आर्ट फॉर्म कभी मरती नहीं, तो पहले आपको जेनर चूज करना है, आप किस जेनर में जा रहे हो, आपको मजा कहाँ आ रही है, आप समझ के। कई लोग ऐसे जो इसमें ज्यादा आप लिख पा रहे हो। कई लोग ऐसे गजल सुनते हैं, छंद कहते हैं, आप समझ रहे हो, ले कुछ रहे हैं, आउटपुट कुछ दे रहे हैं। और हाँ, ये सच है। तो क्यों उन्होंने ऑब्जर्व वहां से किया, लेकिन वो गजल नहीं कह पा रहे, उन्होंने छंद कह दिया। अब हमारे लिए नॉर्मल जनता के लिए गजल, कोई शायरी या फिर कोई कविता, ये सब एक ही चीज है, या फिर कोई गाना भी कह सकते हैं। हाँ हाँ कोई चीज है ना, हाँ, हाँ। ये भी एक ही तरह की। अब इसको आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए लाइक मान के चलिए जैसे गजल होती है कि विनय केसरी साहब की एक किताब है गजल की बाबत, उसमें जो गजल का मीनिंग उन्होंने दिया है वो है कि अपने महबूब से बात करने का तरीका है, वो गजल है। हाँ, हाँ। ठीक है, और राजाओं महाराजाओं के टाइम पे वही चली आ रही है। हाँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जब हमारे बीच में आती 19वीं सेंचुरी में अकबर इलाहाबादी साहब आते हैं तो वो गजल यूज़ करते हैं व्यंग के तौर पे, टॉन्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब ताने मारने के लिए। ताने मारने के लिए, सोसाइटी को ताने मारने के लिए। अच्छा। ठीक है,
और लाइक जब हम लोग बात करते हैं कविता की, तो जो कबीर दास ने जो काम किया है वो भी टोंक मारने के लिए किया है। जैसे मतलब कबीर दास कितनी बड़ी पर्सनैलिटी आप खुद समझो, एक टाइम पे मुस्लिम एरा है, पूरा मुगल शासन है, और रहते बनारस में जो हिंदू पॉपुलैरिटी है जहाँ पे ज़्यादा, और वो दोनों को गाली देते, दोनों गाली दे रहे हैं लिटरली। पोएट बनने के लिए दम चाहिए, ठीक है। जो कबीर के अंदर है वो सीधे बोलते हैं कि जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो उस वो हिसाब से चीज़ें चलती है। जैसे मान लो अब हम उस टाइम पे एक मिथ था, मतलब एक मिथ्यावाद था कि अगर आप बनारस में मरो तो आपको, या काशी में मरो तो आपको स्वर्ग मिलता है। तो उसको तोड़ने के लिए वो मरघट गए थे, वहाँ उन्होंने अपने आप को मतलब ख़त्म किया, अपना देहवासान किया वहाँ पे, ताकि लोगों को वो मिथ टूटे कि अगर उन्होंने जिंदगी भर अच्छा काम किया है तो स्वर्ग ही जाएंगे। उसके लिए उन्हें काशी में मरने की नीड नहीं है। क्या बात है। हाँ। तो ये चीज अच्छा, अब तो कबीरदास की खत्म ऐसी हुई थी क्या? हाँ जी, वो अपने आप को वहाँ लेके गए थे, और मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने काशी में रहे, अच्छा काम किया। पता चला कि ये अब स्वर्ग गए, मरने के बाद स्वर्ग गए। यही तो तोड़ना था ये उन्हें मिथ तोड़ना है कि जो बंदा जिंदगी भर काशी में रहा, वो मर भी काशी में सकता था, लेकिन उसने जगह चेंज कर दी क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे विश्वास है कि ऊपर वाला कर्म के आधार पे आपको जीवन डिस्ट्रीब्यूट भर करेगा। उतना अच्छा काम किया है तो वो वहीं जाएंगे जहाँ पे अच्छा, वो उनकी बोल बनती रहे है। थे भी ऊपर- बनारस में रहे, काशी में रहे, हाँ। मगर बनारस से बाहर निकल के अपनी मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया। बेसिकली उनका मानना है कि ऊपर वाले का अकाउंटेंट सब देख रहा है, हाँ, उसकी जितना सब उसकी देख रहा है। एंट्री गलत नहीं हो रही है। उसको जन्नत में क्या डीआर करना है और क्या नर्क में सीआर करना है उसे वो उसे पता है। अब जानता है। अब जैसे एक फ्रेंच में एक पोएट है, उनका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि एक हिसाब से ये दुनिया ही वो नर्क है जहाँ पे इंसान को अपने पाप कम करने के लिए भेजता है भगवान। Literally। तो सही बात अगर है। आप पोएट को देखो, अगर आप बाहर देशों में पोएट देखो, पोएट का मतलब ये है कि एक बंदा जब फिलॉसफी पे बहुत काम कर लेता है तब वो पोएट बनता है, ठीक है। लाइक शेक्सपियर है। अब हम यहाँ पे एक लाइन हम भी यहाँ पे पोएट हमारे अंदर भी बाहर आ रहा है। कहते हैं संगति के साथ आप भी वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल। एक लाइन हमारी भी है। शुभम भाई, अनुराग भाई जी। आप लोग कभी रात में सोने जाते हो? कैसे लगता है आपको? आराम मिलता होगा यार ड्यूटी करके बाद घर जाते हैं तो फिर लगता है मजा आ जाता होगा। कि वो एक शेर है ना, ऐसे सोते हैं कि मर जाते मर जाते हैं। वो वाला। जब आप सुबह सो के उठे, हाँ, वही प्रॉब्लम चालू, ब्रश करना है, भूख लग रही है, प्यास Life लगने का दर्द cycle। हो रहा है। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मृत्यु है वो आपकी गिफ्ट है, लिटरली और जो हाँ, आपका है। जीवन है वो आपकी सजा है। लिटरली लोग उल्टा कहते हैं। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन, बहुत बड़ी बात- ऑब्जर्वेशन बहुत है ये, बड़ी और बात बहुत अच्छे। अब इसके लिए ये पोइट है, ये जो आपने किया ये पोइट है, हाँ, हाँ। ये पोइट है, क्या बात है? ये ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन है, Yes, correct। ये नजरिया जो है ना हम्म। वो आपको पोएट। ये पोइट है। अगर आप इसी को लिख दो कहीं पे, बस एक फॉर्म में, वो लिखना सीखना है, लिखना सीखना है। ऑब्जर्वेशन आपका आ गया, ये गॉड गिफ्टेड है। ओके, संगीत का असर देख रहे हैं। पोइट बने मात्र 5 मिनट में। शुभम भाई, एक आपसे सवाल है। जी। जैसे भाई ने बताया कि गजल को मोहब्बत की तरह यूज करा जाता था, हाँ हाँ मोहब्बत को तानों की तरह यूज करा गया, जी। एक चीज को अलग अलग तरीके से यूज करा गया। जी सवाल मेरा ये है आपसे जी, कि क्या ये सीधे वर्ड नहीं बोल सकते थे? बिल्कुल बात सही। आपने बोला ना सीधे वर्ड्स बोल देते अरे हैं। यार, अगर हमें तुमसे प्यार है, हाँ, आई लव यू, आई लव यू बोल दे। ये ऐसे क्यों बोला जाता था कि हाँ, कोई जरा सही से सुनाइए ना। यही है कि वो चिराग शर्मा ही का शेर है ना, हाँ। ये जॉन एलिया का शेर है कि मेरे कमरे को सजाने का सपना देखती हो, हाँ। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अब जब मैंने ये लड़की से बात बोली तो लड़की को तुरंत क्लियर हो गया कि भाई इसके घर में किताबें हाँ, हैं, right। तो लड़कियों के पास अगर किताबों वाले घर में जाना होगा तो जाएगी, नहीं जाना होगा तो मना कर देगी। सही बात है। तो पोइट अपनी डेटा ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो ये देख रहा है लड़की के अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस है, वो समझ पा रही है कि इसके घर में क्या क्या है। सही बात तो अगर कोई पोइट ये बोल रहा है कि मैं उदासी में रहता हूँ दिन और रात, फिर भी क्या तुम मेरा साथ दोगी, तो इसका मतलब वो लड़की पे एक लाइबिलिटी डाल रहा है कि भाई मैं तो परेशानी में जी रहा हूँ, क्या तुम आके इस चीज में बसर कर पाओगी। अब अगर लड़की के अंदर कॉमन सेंस है, लड़की पोएटिक समझ पा रही है, तो वो फिर एग्री करती है। बेसिकली ऐसा होता है ना कि मोहब्बत की बातें दो ही लोग जाने, तो ये क्या है, तो यहाँ क्या है, डेटा ट्रांसमिट होता है चीजें, है ना। मैंने जो भेजा वो एक बंदे तक पहुंचनी है केवल, है ना। सुनाना सबको पड़ता हाँ, है। सुना ना, वो एक शेर है किसी और का, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है
कि शेर लिखा किसी एक के लिए जाता है, मजबूरन सुनाना सबको पड़ता है। वही हाल है, ऑडियंस टारगेट हो रही है भाई, ऑडियंस टारगेट है। ये क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी? मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक किसी का एक लाइन है कि मेरा भी ऐसा ही सपना है कि एक मंडप में मैं भी बैठूं, मंडप बोल रहा हूँ, एक मंच में मैं भी बैठूं और बोल दूं कि कि वो लड़की इसी पंडाल में बैठी है, जॉन एलिया साहब ने ऐसा बोला है ना, कि वो लड़की इसी पंडाल में बैठी हुई है अपना सब कुछ बर्बाद कर और जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं अपना सब कुछ बर्बाद करके जिसके लिए आया हूँ। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं जिसके लिए पोएट्री कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई लवर हो, उस तक वो पोएट्री पहुंचनी चाहिए। अगर मेरा कोई मोटिवेशनल शेर है या मोटिवेशनल पोएम है तो वो एक स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि उसको लगे कि आज रात को और पढ़ना है। अगर मैंने किसी विरह पे लिख दिया है तो वो उस बंदे तक पहुंचनी चाहिए कि लोग समझे कि हाँ मेरा कष्ट लोग सुन रहे हैं। एक कुम्हार का अगर दिया नहीं बिक पा रहा तो उसको लगे कि हाँ आज के पोएट को पता है कि कुम्हार का दिया नहीं बिक पा रहा है। अगर मैं कुछ लिख दूं तो सरकारें हिलनी चाहिए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए पोएट्स को मेरे हिसाब से। मतलब आपको अपने वर्ड के हिसाब से फीलिंग है। हाँ, मुझे मेरी ऑडियंस चाहिए कि किसको मुझे क्या भेजना है। मैं नेता को प्रेम पत्र लिख के क्या करूंगा कल से मेरे घर में भी चोरी होगी। जो पोएट्री होती है वो क्या पैशन के लिए कर जाती है, शौक के लिए कर जाती है, इसमें कैरियर भी है। अपने जो ऑडियंस है हमारे भाई लोग हैं, इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। हाँ देख, इनकम है, बिल्कुल निकालेंगे। मैं इतना बता देता हूँ कि कुमार विश्वास साहब एक इवेंट का 15 लाख रुपए लेते हैं और वो स्टेज पे बोलते हैं। ये बात उन्होंने बोली हुई ये उन्होंने स्टेज पे बोली हुई है। उन्होंने पता करके एक स्टेज पर वो खड़े हुए, मजे की बात आपको सुनाता हूँ, वो एक स्टेज पे खड़े हुए और वो मंच पर गए, माइक पकड़ा उन्होंने और 5 मिनट तक तालियां बजती रही। और कुमार विश्वास कुछ नहीं कर रहे, ऐसे माइक को ऊपर नीचे कर रहे हैं साहब, और तालियां बज रही हैं। वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, वो माइक बस ऊपर नीचे कर रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं और 5 मिनट तक तालियां बज रही हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऑडियंस कितनी होगी और क्या तालियां बज रही, क्यों बज रही, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। 5 मिनट तक तालियां बज रही हैं और उसके बाद वो होस्ट की तरफ देख के बोलते हैं कि इस बात का 15 लाख लेता हूँ, कि लोगों को मेरी खामोशी से प्यार है। ये वाकई बात, तो ये सच बात है। राहत इंदौरी साहब का काफी लेवल के हैं कि हमारी खामोशी बिकती है, हमारी प्रेजेंस बिकती है, हमारी प्रेजेंस बिकती है। ओके, तो वही है। तो आप लोग अब कहाँ तक जाना चाहते हो पोएट्री में? देखिए आप लोगों ने शुरू करा था एज अ पैशन, भाई हमारे अंदर की फीलिंग बाहर है। देखिए अब कैरियर में क्या? हर इंसान चाहता है कि वो उस मुकाम तक पहुंचे जहाँ से, मतलब एक जो आर्टिस्ट चाहता है वो ऑडियंस चाहता है, ठीक है, तो मतलब उस लेवल तक पहुंच जाए जहाँ पे उसको नाम ना बताना पड़े अपना। एग्जैक्टली, ये बात बस वहीं तक पहुंचना है। ये पहली कमाई है, ये पहली कमाई कि अगर हम कहीं पे जा रहे हो तो वहाँ के हमें ना बताना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे आज आने वाले हैं। देखिए कुमार विश्वास साहब या राहत इंदौरी साहब या मतलब पता कोई जाते हैं भाग चले जाए, या कोई मतलब कोई भी बड़ी हस्ती है वो कहीं पे जा रही है तो न्यूज़पेपर में आ जाता है कि आज शाम को ये तशरीफ लाने वाले हैं, मौजूदगी रहेगी, नीचे चलती है कुमार विश्वास मिलना यहाँ हो पाएगा। ऑडियंस को हमारे दो भाई बहुत अच्छे लगे हों, बातें बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो जैसे कि ये बताया कि पहली कमाई हमारी ऑडियंस है, तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, दोनों को सपोर्ट करिए और अभी कैरियर के आगे बात कंटिन्यू करते हैं। मगर अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो यहाँ दो नौजवानों को मोटिवेशन मिल जाएगा, और क्या चाहिए। बस ये देखो शेर आ रहा है यार, नहीं मैं देख रहा हूँ, कल से चैनल बन जाएगा भाई का भी। नहीं शायरी की बात इंटरव्यूअर के साथ। अरे वो है ना कि जानी लखनवी साहब हैं, वो उन्होंने एक शेर गाया था, उसका एक मिसरा याद आ रहा है कि हम शेर व सुखन बाई के शोहरत नहीं करते। वाह। तो वो उस शेर का मतलब ये है कि हम जो शेर व सुखन यानी कि जो शायरी है वो हम लोग फेमस होने के लिए नहीं करते। ओके, डन। तो मतलब ये अंदर की एक आवाज़, एक टाइम के बाद आपको पैसे मिलें या ना मिलें, लेकिन अगर आपके सामने कैमरा नहीं होगा तो शायद आपको अच्छा लगना बंद हो जाए। वो बात को आप समझ पा रहे हो कि वो आदत में आ जाएगा आपकी, ठीक है। लाइक अगर हम लोग किसी बंदे के साथ रह रहे हैं 2 साल तक एक ही रूम पार्टनर के साथ में हैं और वो रूम पार्टनर 6 दिन के लिए अपने घर चला जाए, तो वो लगता है कि यार ये है ना वो वाली बात है, खाली है ना, चाहे लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप से निकलने में लोगों को काफी टाइम लगता है। तो वो चीज है ना, अब लगता ही हॉन्ट तो करता ही है। आप किसी भी मूवी में कोई सीन देखो आपको अच्छा ही लगता है ना, बहुत बुरा है। वैसे शायरों का हर संडे दिल टूटता है, तो मतलब इनका तो हर संडे टूटता है ना। हर इवेंट में जाते हैं वहाँ, इनको तो हर किसी से देख के पहली मोहब्बत होती है ना। चलो भाई बताओ। नहीं यार देखो, वो एक शेर है ना कि लाख मोहब्बत हो तुम्हें लेकिन कौन दिल तोड़ता है इतना, लेकिन पहली मोहब्बत की तुम्हें बददुआ ना लगे, वो वाला मतलब हाल है। देखो क्या होता है, बेसिकली की बातें हैं छोटे छोटे की कि उम्र नहीं होती है ये प्यार करने की, 11th 12th वाली उम्र। वो
नहीं करना चाहिए। आप एक टाइम पे मैच्योर हो जाओ, 23 के हो जाओ, कम से कम आप लोगों को पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। भाई आप जब अपनी पुरानी चैट्स देखते हो ना तो लगता है कि यार तुम कितने बेवकूफ थे। भाई पता है कर्जे के बाहर आप लोग बता रहे हैं। तो वो सारी चीजें नहीं सही है। लेकिन भाई यहाँ पे मेन बात ये है कि हर इंसान को आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए चाहिए पैसा। वो ठीक है कि आपको 15 लाख रुपए मिल रहा है ऑडियंस की, वो ऑडियंस आपको पसंद कर रही है जी। मगर सर्वाइवल के लिए क्या आप लोग देखिए अर्निंग कैसे करते हैं? देखिए सर्वाइवल के लिए तो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जब वो नहीं बने थे उतने अच्छे एक्टर, उन्होंने धनिया बेची थी मुंबई में। तो अगर वहाँ से भी अर्निंग हो रही है तो अगर आप स्ट्रगल के टाइम पे उसको अर्निंग जोड़ के देख रहे हो तो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने बेसिक हम दोनों ने साथ में काफ़ी इवेंट्स किए हुए हैं, हम लोगों ने कॉलेज शोज किए हुए हैं, शुभम भी आपको अभी बताएगा। हम लोगों ने मतलब इतना हो जाता है कि घर वाले इजाज़त दे दें कि ये इस लाइन में पैसा है, हाँ, पैसा है। ये कर सकता ठीक है। है, हाँ। तो इवेंट से बात आई अब हम आते हैं शुभम भाई बहुत ज़्यादा चुप बैठे हैं। बात ऐसी है कि जो कवि होते हैं इनको पैसा नहीं मिलता, इनको मोहब्बत मिलती है। हाँ। तो हमारा कभी ऐसा नहीं होता, हम लोग बुक नहीं किए जाते हैं। मोहब्बत मिलती कब पैसा भी मिलता वो बताते नहीं है। हाँ मतलब हमें ऐसा नहीं होता कि आप हमें 10,000 रुपए दे दो हम चले आएंगे, मतलब कोई डिमांड नहीं होती। हमारा ऐसा कि हम चले आएंगे आप दे देना। हाँ, हमारा ये क्या बात है। है, तो हम बहुत लोग प्रोडक्ट नहीं है जो बेचे जा रहे हो समाज को। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें पालो पोसो बड़ा करो, क्योंकि हम आपकी बात रख क्योंकि हम आपकी बात रख रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, है ना। हम आपके बच्चे सुधार रहे हैं। अगर आपका बच्चा मोहब्बत में 2 शेर कहेगा तो अच्छी बात है कि वो शराब नहीं पी रहा है ना। गाली तो नहीं दे रहा है। हम आपकी यंग जनरेशन को नहीं सिखा रहे हैं कि भाभी जी घर पे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कि माता जी घर पे हैं, सही बात है ना। तो दैट टाइप क्लैपिंग यार, तो बेसिकली यही हमारा काम है कि हम लोगों को वो सिखा रहे हैं जो उनको जरूरत है ना। हम सिखा रहे हैं कि लक्ष्मण की तरीके भाभी के पैर देखिए। हम किसी प्रोग्राम की तरह टीआरपी नहीं बढ़ा रहे हैं और ऐसी चीज़ें हमें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन चर्चाओं में आने के लिए बोलना पड़ता है। बहुत एकदम तो गर्व ने आपने बोला, ये सच है। अगर हम ये सिखाएंगे कि भाभी जी घर पे हैं तो कल को हमारी भाभी जी भी घर पे आएंगे, फिर मोहल्ले के लड़के भी देखेंगे ना कि भाभी जी घर पे हैं। तो है ना, तो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हमें तो फिर वो अपने आपको पीढ़ियाँ सुधारनी है। तो पीढ़ियाँ कौन सुधारेगा? न्यूज़ वाले तो बिक गए हैं, अब पोएट्स बचे हैं वो भी बिकेंगे तो क्या दिक्कत है। मगर फिर भी जैसे भाई ने बताया कि घर वाले इजाजत दे देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक इवेंट का एवरेज क्या मिल जाता है? हम लोग अगर कॉलेज इवेंट्स करते हैं तो हम लोग वेरी करते हैं 5 to 10,000 रुपीज़ के लिए। कॉर्पोरेट इवेंट्स में हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है क्योंकि आप हमें बुला रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हमें मोहब्बत बतानी है आपको देखनी है मोहब्बत, तो हम लोग उसके लिए फिर फिक्स करते हैं। एज इवेंट कैसा है, कितने लोग हैं, कितनी पब्लिक है, उसके हिसाब से एवरेज क्या जाता है? एवरेज 10 to 15 जाएगा। वही हाँ बस वो स्लैब बढ़ती जाएगी। अगर आप मान लो और अगर आप एनजीओ के लिए बुलाते हैं कि आप छोटे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बुला रहे हैं, किसी विकलांग संस्था के लिए बुला रहे हैं, तो फिर आप अगर हमें खाली हाथ भी भेजेंगे और 4 बार गले लगाएंगे तो हमारे लिए दुगना है वो। फिर उस जगह हम 10,000 भी आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, उस जगह हम आपको हाँ चैरिटी करेंगे। अगर आप कभी मुझे बुलाते हैं किसी एनजीओ में तो फिर हम अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे। अगर हमारे पास यथा सहूलियत हुई तो हम आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या बात है। चलिए मेरे एक लाइन देखिए, अब शेर हमारा भी आगे नहीं आएगा धीमे धीमे। शेर, कल तक टाइगर, बाघ सब आएंगे धीमे धीमे। थोड़े दिन में घर चिड़ियाघर बन जाएगा। लाइन तो नहीं बता पाएंगे मगर मेरी फीलिंग को रख लीजिए। नहीं बिल्कुल स्वागत है आपका। भाई से पहली बार मिले थे, उनकी बातों से प्यार हो गया था, वाह, उनके शेर से प्यार हो गया था, उनकी लफ्जों से प्यार हुआ था। क्या बात है। आज जब बगल में बैठे उनसे प्यार हो गया। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत भाई, बहुत मोहब्बत। वाह, आप भी ओपन माइक आ सकते हैं। इनकम आप लोग निकल गई है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप पूछने वाले, कंट्रोवर्शियल है। जी बिल्कुल, बताना हो तो बताइए। स्वागत है। अरे नहीं तो कोई बात नहीं, स्वागत है। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, कोई इशू नहीं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। हाँ कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। नहीं, हम लोग नेता नहीं। हम लोग घर जाते हैं तो निशानी छोड़ के निकलते हैं। सीरियस मजाक। तो मेरा सवाल ये है कि अब आप लोग इवेंट करते हैं जी, हम लोगों को दिखता है बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सारी चीजें जी। डार्क साइड आप लोगों को मालूम जी जी,
जो हमारी ऑडियंस जो आगे चल के पोएट बनना चाहती है, उनके रिश्तेदार बनना चाहते हैं, उनके जानने वाले बनना चाहते हैं, जी वो इस डार्क साइड में ना पड़े। डार्क साइड क्या मतलब नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है ओपन माइक के इवेंट का। और कानपुर में बहुत सारे होते हैं, तो आप कानपुर का ही बताइए। अगर मैं कानपुर के ओपन माइक्स के इवेंट से बात करता हूँ, हवाले से बात करता हूँ, तो पहले जो आपने डार्क साइड बोली वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं किसी का प्रमोशन करूँ और किसी को डिग्रेड करूँ, तो डार्क साइड ये कि आपको तालियाँ नहीं चाहिए स्टार्टिंग में, आपको 4 मोहब्बत करने वाले चाहिए और उनके पास एक लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपके 4 दोस्त बनते हैं तो उनमें से कोई एक काबिल होना चाहिए, ताकि वो 3 को बता पाए कि हम 3 किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर, और दूसरी बात कि आप अपने ग्रुप के लोगों से ज़्यादा मिलें, मेरा ये मानना है। बेसिकली आप दोस्ती किसी से करें, दोस्ती एक अलग चीज़ होती है और संगति एक अलग चीज़ है। अगर आपको चेस खेलना है तो आप लूडो वाले के साथ बैठ के नहीं सीख सकते हैं। तो अगर आप शायरी करने जा रहे हैं तो आप शायरों से मिलें, मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको लखनऊ जाना पड़ सकता है। मैं 2 नाम लेता हूँ, सर झुकाकर नाम लेता हूँ कि एक जानी लखनवी साहब हैं और एक शादाब जावेद साहब हैं। जितनी मोहब्बत से ये दोनों मिलते हैं, इतने मोहब्बत से कोई नहीं मिलता होगा, मैं इस बात को बेट कर सकता हूँ। मगर ये डार्क साइड नहीं है ना? नहीं, ये डार्क साइड है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ से भागना है। आपको तालियों से भागना है, आपको ओपन माइक इवेंट्स में पोस्टर बनवाने से भागना है। अगर स्टार्टिंग में ही आपके नाम के नीचे शायर लिख दिया गया है तो आप शायर नहीं हो जाते हो 250 रुपये देने से। लेकिन आपके मन में वो भाव आ जाएगा कि हम आपके मन में भाव आ गया ना, शायर हैं। शायर आपको कवि सम्मेलन वाले बताएंगे, आपको ऑडियंस बताएगी कि आप क्या हो। ओके, मतलब भाई का कहना ये मतलब है कि आप अपने आप को डिस्क्राइब ना करो, आप ना बताओ, आप काम ऐसा करो कि ऑडियंस आपको डिस्क्राइब आप बस परफॉर्मर की तरीके रजिस्ट्रेशन कराइए। ओके। तालियां 10 बज रही हैं, वो आपकी एक अर्निंग हुई है आज। आजकल के जो ओपन माइक्स हैं उनमें क्या हो रहा है कि 25 लोग आए हैं तो 25 ट्रॉफियां मंगवा ली गई हैं, 25 मेडल मंगवा लिए गए हैं, पूरे 25 मेडल मंगवा लिए गए हैं। अब हर बंदे ने 250-250 रुपये दिए हैं रजिस्ट्रेशन के, 120 रुपये का मेडल आया होगा। ठीक है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितने का आया होगा? आपने उन्हें पहना दिया, फोटो दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया। हर सर्टिफिकेट में आपने बेस्ट परफॉर्मर, हर सर्टिफिकेट में, हर सर्टिफिकेट में आपने बेस्ट परफॉर्मर लिख दिया। कैटेगराइज किया हुआ। तो अगर बेस्ट है कौन नहीं है, तो फिर आपने आपको आप बेटर कैसे करोगे? बस आप उन बाकी लोग जिन्हें उन लोगों को भी मेडल मिला है, उन लोगों से आगे कैसे निकलोगे? बिल्कुल सही बात। मतलब यहाँ पे कंपटीशन टाइप का नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक तरीके बिजनेस प्रमोशन है, एक बिजनेस प्रमोशन है। वो अपने आप को मतलब हर किसी को दे देंगे, वो घर जाएगा, घर वाले खुश, लड़का खुश, फोटो डालेगा ट्रॉफी की, मेडल की, और वो अगली बार फिर। और शेमफुल बात जो उनका भी प्रमोशन हो जाएगा जी, Instagram और पे। एक जो शेमफुल साइड है वो ये है। हाँ, एक जो शेमफुल साइड है, माफ़ी चाहूँगा इसको इंटरप्ट करने के लिए, बहुत जरूरी था। शेमफुल साइड है कि जो डायरेक्टर है, जो फाउंडर है, वो इस बात से परिचित नहीं है। वो मतलब वो इस चीज़ को एज अ बिजनेस ही लीड करना चाहता है। वो ये नहीं देख रहा कि हम साहित्य के लिए सेवा कर रहे हैं और हम आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो इसको एज अ बिजनेस डील कर रहा है। वो कई लोग तो ओपन मौके देते हैं, आपको पता है कि आप 10 पार्टिसिपेंट्स ले आओ, आपको 2 का पैसा फ्री कर देंगे। तो इस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। तो आप सोच रहे मतलब एक मार्केट बनाई जा रही है। बेसिकली होता क्या, मैं आपको सच्ची बताऊँ, पुराने जाने में काव्य गोष्ठी होती थी। काव्य गोष्ठी का कॉन्सेप्ट होता था, आपका घर है भाई, हम लोग आपके घर पे आ गए, पोएम पढ़ेंगे, आपके बैठने की जगह है, तो कोई पैसा नहीं लगा, पोएम पढ़ के घर चले जाएंगे। अब किसी का घर इतना बड़ा नहीं है, शहरों में इतनी व्यस्तता है, तो हम लोगों ने एक होटल बुक कर लिया है। होटल बुक करके हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। भाई होटल का 1000 रुपये खर्चा है, 1000 रुपये माइक का, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बिजनेस बनाया जा रहा है कि कैमरे वाले की इनकम है, तो वो दिखती है कि उसने मेहनत किया हुआ है। लेकिन एक बंदा जो केवल इवेंट मैनेज कर रहा है और वो एक अच्छी रकम ले जा रहा है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये आर्टिस्ट के फेवर में नहीं है, ये आर्टिस्ट के क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह नहीं देखा जा रहा है, कस्टमर, हाँ कस्टमर, एक कस्टमर है। 250 रुपए दो और आके परफॉर्म करो। 250, 500, 1000 और प्राइस भी पहले सेलेक्ट होते हैं। मेरे साथ इवेंट हुए हैं। और दूसरी चीज, लोग 250 रुपए दे के इवेंट करते क्यों हैं भाई? देखिए बेसिकली तो मिलना चाहिए ना। नहीं, बेसिकली 250 रुपए वाला कॉन्सेप्ट खराब नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर आपको माइक के सामने आके 30 लोगों के सामने परफॉर्म करने को मिल रहा है, फिर चीजें आपको वीडियो मिल रही है, सीखना है। लेकिन अगर आप गलती देख पा रहे हो अपनी, तो 250 रुपए ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर आप अच्छा, केवल एक लाइक्स बात- और अच्छा, व्यूज अच्छा, देख ये रहे चीज हो, हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि जब आप नए होगे तो आपको बताने वाला कौन होगा? बिल्कुल, जैसे ऑडियंस। जब आप उनको 250 रुपए या फीस पे करोगे तो वहाँ पे 10 तालियां बजेंगी, 2 लोग नहीं बजाएंगे, तो आपको पता आपको चलेगा उन 2 लोगों से दो लोगों से भैया आपको पूछना है। क्या कमी लगी। क्या कम मिलेगा और और आपको सीखने को मिलेगा। एक और इशू है, पैसा बाद में मिलेगा, पहले देना पड़ेगा। जजेस कौन बुलाए जा रहे हैं? कई बार कुछ इवेंट में जजेस बुलाए जाते हैं। पोएट को जज करता है सिंगर, सिंगर को जज कर रहा है बॉडी बिल्डर। नहीं भाई, ये लिटरली हुआ है। नहीं भाई, हम बता रहे हैं पोएट को जज कर रहा है लड़की, हाँ, सिंगर को जज कर रहा है लड़की। वही इशू है। लोगों के अंदर क्या है कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें जजमेंट कौन कर रहा है। अब जैसे कोई मॉडल, बिजनेस मॉडल आके मेरी पोएट्री को जज कर रहा है, तो अगर मैं उससे कह दूं एक शेर आप सुना दो जो आपने आज तक लिखा हो, तो वो तो ये कहेगी ना मैं तो रैम वॉक करती हूँ, तो मैं भी करने लगूँ क्या?
भाई मैं तो पोएट हूँ ना, मुझे एक पोएट जज कर पाएगा जो मुझसे सीनियर है या जो इस फील्ड में अपनी जगह पर होगा। जैसे मान लो अभी हमने शायरी मारी, आपने जज करा, आपने मारी, उन्होंने करा, उन्होंने करी। आप मुझे कोई भी पोएट हो, मेरी गलती आपने बताई, आपकी गलती इन्होंने बताई, बस वही चीज। आपको वो लोग सिंगर बैठा हो, हाँ भाई बहुत बढ़िया शाबाश। क्या सिंगर को आवाज चाहिए, सिंगर को आवाज चाहिए। बेसिकली वीडियो खत्म होने से पहले हम ऑडियंस के लिए बस एक लाइन बोलना चाहेंगे। एक शेर है कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। बहुत बढ़िया। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है तो यार, बेसिकली क्या बात है, यही क्या चीजें बात हैं। है। बहुत बढ़िया भाई। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत इसमें शुक्रिया। मतलब कुछ लोग एक होते हैं जो किताबों के पीछे छिप जाते हैं, उनकी पूरी आइडेंटिटी छिप जाती है। तो उस पे एक शेर लिखा था निदा फागली साहब ने कि बहारों में घूमो, आहा, बारिश में नहा कर देखो। क्या बात है, वाह वाह बहारों वाह। में घूमो, बारिश में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। वाह वाह वाह। ये उनके लिए है जो किताबी कीड़े हैं। किताबी कीड़े हैं। जिंदगी जीने के लिए भाई, उसको जियो। कट अपने आप जाएगी। चाहे जिंदगी हो चाहे इंसान। वो तो अक्सर ही जल्दी सो जाती है, वाह वाह। वो तो अक्सर ही जल्दी सो जाती है, डाटा शायद चालू छूट गया होगा। शाबाश।